हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। क्या आप जानते हैं, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने पिछले 10,000 वर्षों से आज तक दुनिया को उल्लेखनीय योगदान देने वाले 100 लोगों की सूची जारी की है, जो कि पूरे यूनिवर्स द्वारा स्वीकार्य किए जाते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम गौतम बुद्ध का है, दूसरा वर्धमान महावीर का है, तीसरा सम्राट अशोक का और चौथा नाम, जो कि समानता के अपने सिद्धांत के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, जो कि आज की दुनिया के चलते सार्वभौमिक समाधान है। आप सब ने ये पुस्तक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसमें आपको 100 नाम मिल जाएंगे जिनके सिद्धांतों पर दुनिया को चलाया जाता है। इनमें से पहले 4 नाम तो भारतीय ही है। इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर बॉम्बे आज की मुंबई के संस्करण में एक लेख छपा, एटॉमिक साइंस टू द रेस्क्यू, बचाव के लिए परमाणु विज्ञान। इस लेख पर बाबा साहब की नज़र पड़ी। उन्होंने अखबार के संपादक को पत्र लिखकर पूरा विवरण जानने के लिए उनसे संपर्क किया। वह लेख एक सिविल इंजीनियर श्री CS पिल्लई ने लिखा था, जो कि 30 सालों से उस क्षेत्र में कार्यरत थे। उस पूरे लेख में उन्होंने परमाणु विज्ञान द्वारा बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर प्रकाश डाला था। क्योंकि भारत नदियों का देश है, बाढ़ आना, गांव के गांव बह जाना, अकेले बिहार जैसे इलाके जहां एक नदी को लोग कोसते कोसते उस नदी का नाम ही कोसी पड़ गया। वहां हर साल नदियां अपना रास्ता बदल देती है। आप समझ सकते हैं कि वहां जो गरीब होंगे, जो मध्यम वर्गीय होंगे, उनके घरों का क्या हाल होता होगा। कब किस रात पानी घुस आए और सारे सोने जवाहरात, रुपए, पैसे, जमीन के कागजात, स्कूल कॉलेज की डिग्रियां बहा कर ले जाए, कोई ठिकाना नहीं। आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत नदियों का देश है। और इतनी भयानक स्थिति में बाबा साहब इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए तत्पर थे। वास्तव में अंग्रेजी शासन के समय में बाबा साहब वाइसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे थे तथा सिंचाई विभाग के भी प्रभारी थे। तब उनके द्वारा सिंचाई तथा नव परिवहन आयोग का गठन किया गया था। बाबा साहब लिखते हैं, तब मैंने सिंचाई तथा नव परिवहन आयोग की स्थापना की थी, जो कि मेरे विश्वासानुसार अब नाम परिवर्तित करके नदी नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल शक्ति आयोग और ऐसा ही कुछ कर दिया गया है। अपने द्वारा स्थापित विभागों और आयोगों के प्रस्ताव पर बाबा साहब लिखते हैं, इन संस्थाओं ने बाढ़ नियंत्रण प्रस्ताव बनाए जो समय समय पर अखबारों में दिखते रहे। उम्मीद ऐसी थी कि इन संस्थाओं के द्वारा बाढ़ नियंत्रण का कोई सुनिश्चित स्थायी समाधान निकलेगा, लेकिन अब मालूम होता है कि प्रस्ताव जो भी रहे हो, उनके क्रियान्वयन बाढ़ नियंत्रण में पूर्णतः विफल रहे। और ये भी कि 14 लाख रुपए में एक प्रयोगात्मक बांध भी निर्मित किया गया था और वो बाढ़ में ही बह गया। फिर बाबा साहब ने CS पिल्लई से संपर्क किया और एक कार्य योजना बनाई, वो कि 18 जनवरी 1955 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा था। उसमें लिखा था कि अगर नदी की तलहटी में बोरिंग कर यानी छेद कर दिया जाए तो काफ़ी पानी अंडरग्राउंड खाली जगह में चले जाएगा, जिससे कि बाढ़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है और बाद में इस पानी का उपयोग सिंचाई, जलापूर्ति तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वास्तव में धरती की कई परतें होती है। सबसे ऊपरी परत को भूगर्भ विज्ञान में पपड़ी अथवा अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे चट्टानी परत होती है तथा तीसरी केंद्रीय परत होती है जिसे कोर कहते हैं। ऊपरी परत यानी क्रस्ट में भी कई परतें होती है। घरेलू उपयोग के लिए पानी पीने के लिए जो बोरिंग की जाती है वो धरती की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर ही होती है। दरअसल ऐसे सैकड़ों और हजारों उदाहरण मौजूद हैं जहां बाबा साहब ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ विशेष उत्सुकता दिखाई, बल्कि उसे संसद में पारित कराने में अपनी जी जान झोंक दिया। ये वो दौर था जब संसद में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक चेतना के बलात्कारी होते थे जो आज तक हवन, मंत्र गपड़ना, चढ़ावा लेना, पूजा पाठ के अलावा काफ़ी सारी बातों को धर्म विरोधी समझते थे। और ये वही नेता थे जो आज तक अपने ईश्वर को खुश करने के लिए विज्ञान को धर्म विरोधी साबित करते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की धारणा ये है कि बाबा साहब आजीवन सिर्फ जातिवाद के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहे और उसी में व्यस्त रहे और आरक्षण के लिए ही संघर्षरत रहे। लेकिन इसी धारणा का
अगर वास्तविक पहलू देखें तो धर्म के धंधेबाजों ने अगर सभी भारतीयों को बराबर हक दिया होता तो निश्चित ही बाबा साहब का समय बचता और वो जातिवाद लोगों को उनका हक दिलवाने समाज सुधार की बजाय एक महान वैज्ञानिक होते। ये तो देश की विडंबना ही है कि एक वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर समाज सुधार में उतरना पड़ा। DS4 बम से BSP का गठन करके सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन खड़ा कराना पड़ा, जिसे दुनिया आज मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जानती है। मान्यवर कांसीराम साहब DRDO के वैज्ञानिक थे। अगर उन्हें भी पग पग पे जाति सूचक शब्दों, सामाजिक विषमता का सामना न करना पड़ता तो ये एक प्रतिभा DRDO में बनी रहती और संभवतः रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र से एक और महान वैज्ञानिक भारत को मिलता। अब सवाल ये है कि भारत में बड़े आविष्कार क्यों नहीं होते? भारत के वैज्ञानिक भारत में रहकर ऐसा अनुसंधान क्यों नहीं कर पाते कि वो नोबेल पुरस्कार या इस तरह का कोई वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार के हकदार हो? दरअसल यहाँ पे कदम कदम पे प्रतिभाओं को जातीय, सांप्रदायिक, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये प्रतिभा यहाँ वैज्ञानिक हो सकती थी, उस प्रतिभाओं को भी यहाँ समाज सुधार में कूदना पड़ता है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक समाज सुधारकों की सूची उठाकर देख लो, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी महान इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व समाज सुधाकर ना होकर अगर वैज्ञानिक होते तो आज भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर होता। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, यह किसने बनाया? इंटरनेट, बिजली, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जीमेल, ये सब किसने बनाया? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे भी कुछ इस तरह का आविष्कार करें जो कि दुनिया के दूसरे देश के लोग भी इस्तेमाल कर सके? जबकि हो सब उल्टा ही रहा है और भारत की राष्ट्र विरोधी ताकतें, जिन्हें धार्मिक ठेकेदार कहा जाता है, वह आधुनिक पीढ़ियों को अपनी ही तरह हरामखोर बनाने में जी जान से जुटी है। आज तक एक माचिस की तीली तक न बना सके वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि सारा विज्ञान ही इनके धर्म ग्रंथों से निकला है और उनका बच्चा इसी में खुश है। आज भारत की लड़कियां जो पढ़ लिख रही है, उन्हें ये तक नहीं पता कि भारत में 19वीं सदी में पहली बार लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और पहली पढ़ी लिखी महिला सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख थी, जिनका इन्हीं धार्मिक ठेकेदारों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन जब आप यूरोप, US के देशों में देखते हैं, वहाँ के छात्रों और वहाँ के लोगों को पग पग पर जातीय या वर्णीय धार्मिक पाखंडवाद का शिकार नहीं होना पड़ता। पिछले 72 वर्षों में भारत ने जितनी भी प्रगति की है, उसका श्रेय भारत के संविधान निर्माता, शिल्पकार, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। ये कितनी हैरानी की बात है कि एक वर्ग जो भारत की 90% जनता को हजारों सालों से हाशिए पर रखता आया है, सारी औरतों को धर्म के नाम पर शिक्षा 20वीं सदी तक दूर रखते आया है, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हजारों धार्मिक किताबों में डींगे मारता आया है, फिर भी वैश्विक स्तर पर उसकी अचीवमेंट शून्य है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस सम्यक संस्कृति ने भारत को नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 70 से ज़्यादा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय दिए, जिसके कारण भारत विश्वगुरु कहलाया, उसी संस्कृति की हत्या करके भारतीयों को अनपढ़, अशिक्षित, नीच बनाकर गुलाम बना दिया। और यही वो लोग थे जो बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण के सपनों की हत्या में जी जान से जुटे रहे। नतीजा यह है, अब तक जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले, चाहे वो 1930 का डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन का हो, 1960 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना का हो, 1983 में सुब्रमण्य चंद्रशेखर का हो, या 2009 में वेंकटरमन राधाकृष्णन, टेक्निकल क्षेत्रों में यह नोबेल प्राइज़ कभी भी इन सबको भारत में रहते हुए नहीं मिला। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन भी भारत में रहते हुए यह पुरस्कार नहीं हासिल कर पाए। ये सभी भले ही भारतीय मूल के हो, लेकिन भारत में अनुसंधान की कमी व्यवस्था तब थी और ना अब है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपके बीच में रखूं, तो मैं आज से 2500 साल पहले जो बुद्ध का नास्तिकता में स्थान था, 2300 साल पहले सम्राट अशोक का स्थान था, वही स्थान 20वीं सदी में बाबा साहब के लिए है।
हम 21वीं सदी के लोगों को इस बात का गर्व है कि हमसे जस्ट पहले 20वीं सदी में बाबा साहब रहे थे, जिन्होंने डंके की चोट पे भारत की 90% जनता को, समस्त भारतीयों औरतों को उनका अधिकार दिलाया। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिनके सोचने की क्षमता प्रकांड पंडितों से कई ज़्यादा थी। जब वो अपने भाषणों में बोलते तो सुनने वाले ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते। बाबा साहब ने महिलाओं, पुरुषों, दलितों, पिछड़ों और भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए इतने काम किए हैं कि आज उनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। तो चलिए एक नज़र उनके कार्यों पर भी डाल लेते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो भारत में सदियों तक उन्हें याद रखा जाएगा। मानवाधिकार जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति-पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927, महाड़ सत्याग्रह 1928, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930, येवले की गर्जना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नाम से 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में अधिकारी और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिलाया। भारतीय महिलाओं को धार्मिक किताबें छोड़कर एक बार उनके अधिकारों के लिए लिखे गए संविधान और हिंदू कोड बिल को जरूर पढ़ लेना चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि बाबा साहब हमारे लिए इतना सब कर रखे हैं, और कुछ महिलाएं आज भी पाखंडवाद में फंसी है और कहती है अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया। तो आज ये भी जान लो, भारत को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का समय 12 से घटाकर 8 घंटे किया, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, ट्रेड यूनियन को मान्यता, महंगाई भत्ता, पेड हॉलीडेज, हेल्थ इंश्योरेंस, कानून हड़ताल का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, टेक्निकल ट्रेनिंग योजना, सेंट्रल इरिगेशन कमीशन, वित्त आयोग का गठन, वोट का अधिकार, भारतीय सांख्यिक कानून, सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ओडिशा नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध, सोन नदी घाटी परियोजना और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। ये सब बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब की किताबें, उनके भाषण, उनकी दूरदृष्टिता का भारत सदैव आभारी रहेगा। बाबा साहब के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम ही है। अंबेडकर को समेटना मुश्किल, उनके दायरे अनंत है। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।